नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको रीड कंपटीशन और ऑल कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ विद्यार्थियों, वो है आपका गुप्त इतिहास, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य वाला जो टॉपिक है विद्यार्थियों, ना केवल रीड बल्कि ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है। तो आप मेरे इस नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए और देखिए मेरे इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुप्त साम्राज्य को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, गुप्त इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से अभिलेख है, किन किन सिक्कों के माध्यम से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम सभी गुप्त सम्राटों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त इतिहास के बारे में कौन कौन से स्रोत है। तो सबसे पहला है विद्यार्थियों कालिदास। कालिदास की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के माध्यम से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभवम नामक महाकाव्य लिखे। दो महाकाव्यों की रचना की, रघुवंश और कुमार संभवम। इसके अलावा आपका ऋतु संगार, कौन सा है? ऋतु संगार। और आपका कौन सा? मेघदूत। ये गीति काव्य है। कौन सा है? गीति काव्य या खंड काव्य है। कौन से? गीति काव्य और खंड काव्य है। रघुवंश और कुमार संभवम महाकाव्य है, जबकि ऋतु संगार और मेघदूत गीति काव्य या खंड काव्य के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का उल्लेख जो हमें मिलता है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, ये नाटक हमें गुप्त काल की रचनाओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा विशाखा दत्त ने लिखा कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम के माध्यम से भी हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है विद्यार्थियों। उसके बाद आता है शूद्रक। शूद्रक ने लिखा विद्यार्थियों मत्स्यकटिकम। क्या लिखा? मत्स्यकटिकम लिखा। मत्स्यकटिकम का अर्थ होता है विद्यार्थियों मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी मत्स्यकटिकम का अर्थ होता है। और इसमें शूद्रक ने नायक जनसाधारण को आधार मानकर जो ग्रंथ लिखा गया वो है आपका मत्स्यकटिकम। मत्स्यकटिकम में नायक है ब्राह्मण, जिसका नाम है चारुदत्त। नायिका है बसंत सेना। एक क्या है? नायिका है। क्या है विद्यार्थियों? नायिका है। चारुदत्त नायक है और बसंत सेना नायिका है शूद्रक के मत्स्यकटिकम में। इसके अलावा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, जिसमें 50 कहानियों का संग्रह है, जिसका आगे जाकर के अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। कलीला ए दमन के नाम से इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया। किसका? विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। इसमें से क्वेश्चन पुटअप आपके हो सकते हैं विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना। शूद्रक ने लिखा मत्स्यकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम लिखा विशाखा दत्त ने, कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंश और कुमार संभवम। ऋतु संगार, मेघदूत, ये गीति काव्य और खंड काव्य हैं। 3 नाटक याद रखना है, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद आता है विद्यार्थियों भास। भास ने जो है विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी। उनमें है अभिषेक, प्रतिमा, दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, कर्मसार, कई रचनाएं जो है वो भास ने लिखी। भास जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वानों में से शामिल था विद्यार्थियों। इसके अलावा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे।
श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, इन तीनों शतकों की रचना करने वाले थे आपके भर्तृहरि। इसके अलावा गुप्त काल के बारे में हमें अभिलेखों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। इसमें आता है आपका मंदसौर का और उदयगिरी गुहालेख। मंदसौर का जो गुहालेख है उससे हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। कुमार गुप्त के समय जो है मंदसौर का जो अभिलेख है वो लिखा गया। उदयगिरी गुहालेख का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया। इन दोनों लेखों के माध्यम से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थियों सिक्कों के माध्यम से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सोने के सिक्के, सोने का सिक्का चलाने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, इसने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का चलाने वाला कौन था? चांदी का सिक्का चलाने वाला था आपका कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। मयूर प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं वो मिलते हैं कुमार गुप्त के काल के। इसमें मिलते हैं कुमार गुप्त के काल से हमें कि कौन से सिक्के मिलते हैं? मयूर प्रकार के। और सबसे ज्यादा सिक्कों के प्रकार, सबसे ज्यादा सिक्कों के प्रकार भी हमें कुमार गुप्त के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कांच प्रकार के सिक्के, कांच प्रकार के सिक्के मिलते हैं हमें रामगुप्त के शासन काल में। इसके अलावा अश्वमेध, व्याघ्र प्रकार, मयूर प्रकार, इन सब के जो सिक्के मिलते हैं वो मिलते हैं हमें समुद्रगुप्त के शासन काल में। तो सबसे ज्यादा सिक्कों की विभिन्नता मिलती है कुमार गुप्त के काल में। मयूर प्रकार के सिक्कों के प्रमाण हमें मिलते हैं किसके शासन काल में? कुमार गुप्त के काल में। कांच प्रकार के सिक्के मिलते हैं रामगुप्त के काल में। सोने का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। चांदी का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को पराजित करके, और इसीलिए उसको सकारी भी कहा जाता है। तो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में कालिदास की रचनाओं से, विशाखादत्त की रचनाओं से, भास की रचनाओं से, शूद्रक की रचनाओं से, भर्तृहरि की रचनाओं के माध्यम से हमें गुप्त इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो गुप्त इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे के वीडियोस में हम गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रीट एग्जाम और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स वाले बच्चे हैं मेरे वीडियो को देखते रहिए। और हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है आपका गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है गुप्त शासकों के बारे में। गुप्त शासकों की अगर हम बात करें तो गुप्त शासक से पहले भारत में एक छत्र शासन स्थापित करने का श्रेय मौर्यों को दिया जाता है। मौर्यों के बाद अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कालिदास की रचनाएं, विशाखादत्त की रचनाएं, भास की रचनाएं, विभिन्न प्रकार के सिक्के और अभिलेखों के माध्यम से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद हुआ विद्यार्थियों घटोत्कच। कौन हुआ? घटोत्कच हुआ, लेकिन इसने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं की थी। इसके बाद घटोत्कच के बाद गुप्त साम्राज्य का जो शासन आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी। और अल्बरूनिक ने कहा है कि इसका काल 319 ईस्वी से स्टार्ट होता है। ठीक है, किसके अनुसार? अल-बरूनी के अनुसार। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि भारत में सोने के
पहली बार जो सिक्के चलाने वाला था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ, किसके साथ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया था? विवाह किया था। विवाह करने के बाद राजा रानी प्रकार के सिक्के, किससे पता चलता है? राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं। और पहली बार ऐसे सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के हमें चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों में देखने को मिलता है। और इन्हीं सिक्कों के माध्यम से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त लिच्छवी राजवंश का दोहित्र था। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? विवाह किया था। और भारत में पहली बार राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन भी चंद्रगुप्त प्रथम से प्रारंभ होता है विद्यार्थियों। तो पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, कुमार देवी के साथ जिसने क्या किया था? विवाह किया था, वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रयाग, संकीसा और मगध तक इसका विस्तार था। संकीसा, पंजाब और मगध तक जो है वो गुप्त साम्राज्य के शासकों का विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम के काल में हो चुका था। अब बात आती है इसके बाद समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। और समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, सबसे ज्यादा हमें जो जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की, वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। इसके अलावा समुद्रगुप्त के सिक्कों से भी हमें ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभिलेखों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। कौन कौन से अभिलेख हैं? स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। इसमें अगर हम बात करें तो आपका कुमार का आता है बिलसद अभिलेख और आपका स्कंदगुप्त का आता है भीतरी स्तंभ लेख। इनसे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा भानुगुप्त का एरण अभिलेख, इन सब से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किस किस से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के सिक्के, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, कुमारगुप्त का बिलसद अभिलेख और प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख और भानुगुप्त के एरण अभिलेख के माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती है समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त ने विभिन्न राज्यों पर अपने अधिकार स्थापित किए, इसीलिए भारत का नेपोलियन माना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। तो हम पढ़ने वाले हैं अब समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के बारे में। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त ने विभिन्न शासकों को हरा करके विभिन्न नीतियों का प्रतिपादन किया, जैसे प्रसवोद्वरण, ग्रहणा मोक्षानुग्रह, सेवा सदन। कई ऐसी नीतियां जो है कन्योन्नपायन, आत्मीकरण,
कई ऐसी नीतियों का प्रतिपादन समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में हुआ था। वो हम आगे की क्लास में देखेंगे वीडियो। तो आज हमने गुप्त शासक के संस्थापक श्री गुप्त के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त का साम्राज्य